Good evening, students. We have done all the 7 main characteristics of a company. The last one that we have done was capacity to sue. Now, coming to another very important concept of company law, that is lifting or piercing the corporate veil. Veil का मतलब होता है बच्चों पर्दा. In very short, I will try to explain it. That there is an artificial veil. एक पर्दा पड़ा हुआ है किसके बीच में? The company and the people, those who are managing it. So एक तरह का पर्दा पड़ा हुआ है, the top management and the company. We all know that company is called as artificial person. ठीक है? It is a legally created artificial person. But in reality, we also know this thing that it is not a living being just like you and me. आपके और हमारी तरह ये living being नहीं है. It is just a artificial legal person. ठीक है? तो जैसे राइट्स एंड लायबिलिटी होते हैं एक इंसान के, उसी तरह कंपनी के भी होते हैं. ये सारी बातें ठीक है. ये तब तक ठीक है जब तक कि कंपनी कोई गड़बड़ नहीं करती है, कोई फ्रॉड नहीं करती है, कोई जालसाजी नहीं करती है. अगर वो ऐसी करती है तब कंपनी को लीगल एंटिटी नहीं माना जाएगा. और इस पर्दे के पीछे स्पेशली द टॉप मैनेजमेंट, दोज हु आर मैनेजिंग दिस कंपनी, उनको कल्प्रिट माना जाएगा. अदरवाइज वो कह सकते हैं, भाई मान लो कोई फ्रॉड हुआ कंपनी के द्वारा, तो वो कह सकते हैं ये हमने थोड़ी किया. मान लीजिए जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है वो कहेगा मैंने थोड़ी किया, ये तो कंपनी ने किया. बट क्या कंपनी फ्रॉड कर सकती है? क्योंकि जो भी काम है वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ही किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. ऑन पेपर्स हम मानते हैं कि कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड द मैनेजमेंट. बट इन रियलिटी हु आर मैनेजिंग? Actually, it is managed by living beings, individuals or people, and especially the people, those who are at the top management. So, इस concept को मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए हैं. Now we will go through it. A company is a legal person distinct from its member. This principle may be referred as the veil of incorporation. यानी कि एक artificial पर्दा पड़ा हुआ है between the members and the top management on one side and the company on the other side. द कोर्ट्स यानी कि जो कानून के जो कोर्ट्स होते हैं इन जनरल कंसिडर देमसेल्फ बाउंड बाय दिस प्रिंसिपल. जनरली हम मानते हैं कि कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और मैनेजमेंट. द कोर्ट्स इन जनरल कंसिडर देमसेल्फ बाउंड बाय दिस प्रिंसिपल. हम ये मानते हैं कि ऐसा पर्दा है. द इफेक्ट ऑफ दिस इज दैट देयर इज अ फिक्शनल वेल, फिक्शनल यानी कि आर्टिफिशियल वेल बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर, जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया. The corporate people started using the veil of corporate personality as a measure for fraud or improper conduct. But क्या हुआ बच्चों कि कंपनी की आड़ में लोग गड़बड़ियां करने लगे, पैसे का एम्बेजलमेंट करने लगे, फ्रॉड करने लगे, ठीक है, फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट करने लगे, ठीक है, कंपनी की आड़ में. सो इट बिकम्स नेसेसरी फॉर द कोर्ट, ऐसी अवस्था में जब कंपनी कोई इलीगल काम करते हुए पाई जाती है तो सो इट बिकम्स नेसेसरी फॉर द कोर्ट टू लिफ्ट द वेल. तब इस पर्दे को उठा के उस पर्दे के पीछे के चेहरे यानी कि एक्चुअल कल्प्रिट्स को पहचाना जाएगा. तब कंपनी और मेंबर्स को एक ही एंटिटी माना जाएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाएगा. क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है? एक्चुअली कंपनी का संचालन कौन कर रहे हैं? द टॉप मैनेजमेंट और द मेंबर्स, सो कॉल्ड मेंबर्स. सो इनके द्वारा अगर कोई गलत काम कंपनी की आड़ में चल रहा है तो नेचुरली उनको बुक किया जाएगा एंड द कोर्ट विल टेक नोटिस ऑफ इट. ठीक है बच्चों. एंड लुक एट द पर्संस बिहाइंड द कंपनी हु आर द रियल बेनिफिशियरीज ऑफ द कॉर्पोरेट फिक्शन. ये जो फिक्शन क्रिएट किया जा रहा है किया गया है कि कंपनी अलग है, मेंबर्स और मैनेजमेंट अलग है, तब इस पर्दे को हटा के असली चेहरों को पहचाना जाएगा जिन्होंने की फ्रॉड क्रिएट किया गया या इलीगल एक्टिविटी करी है कंपनी की आड़ में. ठीक है. सो अ कॉर्पोरेशन विल बी लुक्ड अपॉन एज अ लीगल एंटिटी एज अ जनरल रूल, बट व्हेन इट्स लीगल एंटिटी इज फॉल्सली यूज्ड टू डिफीट, दिस इज नॉट डिफेक्ट, डिफीट पब्लिक कन्वीनियंस, यानी लोगों की सुविधा को में बाधा पहुंचाई गई, रॉन्गफुल चीजों को जस्टिफाई किया गया है, फ्रॉड कमिट किया गया है या किसी तरह का क्राइम कमिट किया गया है, देन द लॉ विल रिगार्ड द कॉर्पोरेशन ओनली एज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन. तब ये डिस्ट्रिक्ट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट नहीं माना जाएगा, बल्कि इसको पर्सन के तौर पे ही माना जाएगा. सो ये जो कंसेप्ट है बच्चों
इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल, और जो कंसेप्ट हमने समझा वो है लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ये तब किया जाता है जब द कंपनी इज गेटिंग एंगेज्ड इटसेल्फ इनटू सम इलीगल एक्टिविटी और कमिटिंग एनी काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटी और फ्रॉड। ठीक है, आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर. You may make any further query if you may want. I will further clarify. But I think it is understood by all of you. Next topic बच्चों जो है वो है classification of companies. There are various classes and classifications of company. One person company भी आ गई है 2013 के जो नया एक्ट है. ये जो एक्ट है 2056 का चल रहा था, फिर इसमें काफी मेजर चेंजेस 2013 में अमेंडमेंट किए गए थे. बट हमें टेक्सुअल चीजें पढ़नी है अभी तो फिलहाल. सो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसकी दो कैटेगरी है, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी. दूसरी कैटेगरी है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, और इसमें क्या है, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, जो नॉर्मल ज्यादातर शेयर वाली कंपनी हम जानते हैं वो है. देन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, देन अनलिमिटेड कंपनीज. ठीक है बच्चों. सो और तीसरी है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, दैट इज योर प्राइवेट कंपनी एंड सो कॉल्ड पब्लिक कंपनी. तो सबसे पहले हम पहला क्लासिफिकेशन लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दैट इज स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी. सो स्टैट्यूटरी कंपनी क्या है बच्चों? दीज आर द कंपनीज विच आर फॉर्म्ड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्सेट्रा. दीज आर मोस्टली कंसर्न विद पब्लिक यूटिलिटीज, और ज्यादातर आप देख सकते हैं ये सब गवर्नमेंट ओन्ड है. ठीक है. द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 अप्लाइज टू देम इफ दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द स्पेशल एक्ट अंडर विच दे आर फॉर्म. ये थोड़ी अंग्रेजी है जो आपको समझाता हूं मैं. स्टैट्यूटरी कंपनीज वो कंपनी है बच्चों, यानी कि पार्लियामेंट में एक बिल पास किया जाता है. जैसे LIC कैसे बनी, LIC एक्ट ऑफ इंडिया 1956 ये पास हुआ, उसके बाद LIC कॉर्पोरेशन बनी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1956 ये भी 1956 में ही बनी. ठीक है. यानी कि एक विशेष बिल लाया गया पार्लियामेंट में, इट इज पास्ड बाय बोथ हाउस. एक कानून के अंतर्गत इन कंपनीज का संचालन किया जाता है. सो दीज आर कॉल्ड एज, क्योंकि ये कानून के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट करी गई हैं, दैट्स वाई. और स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कानूनी. तो ये कानूनी रूप में, चूंकि एक कानून के अंतर्गत इनका संचालन किया जाता है. जैसे LIC है तो LIC एक्ट ऑफ इंडिया वो कानून बना, और उस कानून के अंदर LIC का संचालन किया जाता है. द वर्क ऑफ दिस कंपनी इज एग्जीक्यूटेड अंडर दैट स्पेशल एक्ट. आगे ये कह रहा है द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 56 अप्लाई होता है इन कंपनीज में इफ दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट. नॉट इनकंसिस्टेंट का मतलब है अगर वो उससे मेल ना खाता हो तो तब क्या होगा, तब जो विशेष कानून जिसके अंतर्गत इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, दे विल प्रिवेल ओवर द कंपनीज एक्ट 1956. यानी कि जो विशेष स्टैट्यूट क्रिएट किया गया है, RBI एक्ट जैसे फॉर एग्जांपल RBI के लिए किया गया है, तो इनका संचालन अल्टीमेटली उसी के अंतर्गत किया जाएगा. अगर वो कंसिस्टेंट है तो कोई बात नहीं, इनकंसिस्टेंट है यानी कि मान लीजिए कंपनीज एक्ट में कुछ और लिखा है और RBI एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है, तो फिर RBI एक्ट ही अल्टीमेटली माना जाएगा. जो विशेष कानून जो बनाया गया है जिसके अंतर्गत इनका संचालन किया जा रहा है. आई होप इट इज क्लियर. रजिस्टर्ड कंपनी, दीज आर द कंपनीज विच आर फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और वर रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द अर्लियर कंपनीज एक्ट. यानी कि 1956 के अंतर्गत, और अब तो हम कह सकते हैं 2013 के बाद 2013 का जो एक्ट है उसके अंतर्गत जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसको हम रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं, और ज्यादातर कंपनी रजिस्टर्ड ही होती है. बट ये नाम एक समझाने का तरीका है कि सो कॉल्ड जो भी कंपनी रजिस्टर्ड 1956 में होगी, और अंग्रेजों के जमाने में जब जो भी कंपनी एक्ट रहा होगा उसमें, और अभी प्रेजेंटली 2021 में 2013 का जो एक्ट है उसके अंतर्गत जितनी भी कंपनीज रजिस्टर हुई हैं उनको हम रजिस्टर्ड कंपनी कहेंगे. नेक्स्ट है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. तो लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूं, दैट द लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर. ये मैं और भी आगे जाके डिटेल में बताऊंगा. तो
तो जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, आप समझ लीजिए ये वो कंपनीज होती हैं जिनके शेयर्स ट्रेडिंग करी जाती है। आप लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो वहां पे इनकी लिस्टेड कंपनी बोलते हैं इनको, मतलब शेयर्स इनके मार्केट में आ चुके हैं, लोगों ने इनके शेयर्स खरीदे हैं और इनकी ट्रेडिंग शेयर्स की स्टॉक एक्सचेंजेस में करी जा रही है। So those are the nature of the companies limited by shares, where the liability of a member is limited to the amount unpaid on the share. Such a company is known as companies limited by shares. मैंने उसको एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाया था उस दिन। आई होप समझ में आ गया। लाइव सेशन में मैं इसको फर्दर समझाऊंगा। So the liability can be enforced during the existence of the company and also during the winding up of the company. Winding up यानी कि जब कंपनी क्लोज हो रही है तब भी ये लायबिलिटी एनफोर्स करी जा सकती है। यानी कि जो बकाया पैसा बचा है, मान लो मैं एक शेयर होल्डर हूं, मैंने कंपनी को 20,000 रुपए देने थे शेयर खरीदने के लिए, बट मान लो मैंने 15,000 ही दिए, तो मान लो कंपनी वाइंड अप होने के कगार पे आ गई है, तो मेरा जो बचा हुआ 5,000 रुपए है, क्योंकि मुझे 20,000 देने थे, 15,000 पहले दे रखे, तो ये 5,000 रुपए मुझे लायबिलिटी होगी एज अ शेयर होल्डर, और इसी को लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट कहा जाता है। Further, we will continue on next lecture.